जोरदार थप्पड़ की गूंज सुनकर ट्रेन की बॉगी के कंपार्टमेंट के लोग मानसी के इर्द गिर्द पास आकर इकट्ठा हो गए और मानसी के पति विनोद को एकटक देखने लगे। आखिर ऐसा क्या हुआ दोनों पति पत्नी में कि पति को चलती ट्रेन में अपनी धर्म पत्नी पर हाथ उठाना पड़ा। खैर, कुछ ही देर में सब आपस में कानाफूसी करने लगे। अरे अचानक ट्रेन में क्या हो गया जो मानसी का पति उसे जोरदार तमाचा जड़ दिया, वो भी पब्लिक प्लेस में। दोस्तों, ये एक सच्ची घटना है जो आज से कुछ साल पहले मुंबई से कन्याकुमारी के सफ़र के दौरान एक पति को ऐसे बड़ी पब्लिक प्लेस में अपनी पत्नी को मारते सुना था और आज भी उस लम्हे और उस औरत के आत्मसम्मान पर लगे चोट को देखकर सहम जाती हूँ। तो आइए जानते हैं इस सच के पीछे की कहानी। दिसंबर का महीना चल रहा था और सर्दी का मौसम शुरू होते ही मानसी के सास ससुर अक्सर बिहार से मुंबई आ जाया करते थे, क्योंकि मुंबई में ठंड नहीं पड़ती थी। जब से मानसी की शादी हुई थी तब से उसके सास ससुर साल में 2 से 3 बार आते ही आते थे, पर सर्दियों के मौसम में लंबी छुट्टी लेकर आते थे, मतलब 1 से 2 महीने की छुट्टी। जब तक बिहार में सर्दी का प्रकोप एकदम कम नहीं हो जाता तब तक रहते थे। लंबी छुट्टी होने की वजह से मानसी का पति विनोद कहीं न कहीं घूमने का भी प्रोग्राम बना ही लेता था ताकि अपने माता पिता को घुमा सके, या यूँ कहें उन्हें अपने माता पिता को तीर्थ करवाना था। इसलिए अक्सर कोई न कोई तीर्थ स्थल का प्लान बनता था। इस बार भी विनोद ने सोचा क्यों न साउथ का टूर किया जाए, क्योंकि अब तक नॉर्थ ईस्ट वेस्ट के कई तीर्थ स्थल का दर्शन कर चुके थे। इसलिए रामेश्वरम कन्याकुमारी घूमने का प्लान बनाया गया। मानसी को भी कोई ऐतराज नहीं था घूमने फिरने से, पर उस सफ़र के दौरान मानसी को ही अपने दोनों बच्चों को देखना पड़ता था, जो कहीं न कहीं मानसी के लिए काफ़ी मुश्किलों भरा होता था, क्योंकि मानसी के दोनों बच्चे अभी छोटे थे। मतलब बड़ा वाला 5 साल का था और छोटा वाला 3 साल का था। शादी को भी ज़्यादा समय नहीं हुआ था, इसलिए उसके राय विचार से विनोद को कोई मतलब नहीं था और ना ही कोई सपोर्ट करता था, इसलिए मानसी खिन्न हो जाती थी। खैर, उसके हाँ या ना कहने से ना ही विनोद को फर्क पड़ता था और ना ही उसके सास ससुर को। तो फिर क्या था, जाना था तो जाना था, चाहे मानसी रोकर जाए या हंसकर। वैसे भी मानसी का पति विनोद थोड़ा गुस्सा वाला और अहंकारी इंसान था, जिसके अंदर पुरुषत्व अहंकार कूट कूट कर भरा था। उसे अपने बलबुद्धि पर बहुत घमंड था, इसलिए छोटी छोटी बातों पर मानसी को डांटा करता था या फिर 1-2 तमाचे भी जड़ दिया करता था। उसे लगता था मानसी उससे कम पढ़ी लिखी, कम बुद्धि वाली औरत है, तो हमेशा उसके सामने चुप कर रहे, कुछ भी ना बोले, बस उसके आज्ञा का पालन करे। विनोद अपने माता पिता से बहुत प्यार करता था और उन्हें लगता था मानसी भी सब कुछ छोड़कर सिर्फ सास ससुर की सेवा करे। मानसी भी शादी के बाद ज़्यादातर अपने सास ससुर के साथ ही बिताई थी, तो हर हाल में अपने सास ससुर का सेवा भी करती थी। फिर भी विनोद को लगता था कि मानसी उसके माता पिता का ख्याल नहीं रखती है। बच्चे होने के बाद उसकी जिम्मेदारियां और बढ़ गई थी, क्योंकि अब दोनों बच्चे की देखरेख की जिम्मेदारी भी उसके ऊपर थी, इसलिए उतना ज़्यादा नहीं कर पाती थी जितना वो बच्चे होने के पहले करती थी। खैर, अब प्लान बन ही गया था तो तय समय पर जाना भी था, पर इस बार टिकट बुकिंग के दौरान सीट अलग अलग मिला था। मतलब एक ही बॉगी में पर कंपार्टमेंट अलग अलग था। 3 सीट एक जगह और 2 सीट एक जगह थी। मुंबई से कन्याकुमारी तक का सफ़र 2 दिनों का था। ट्रेन अपने निर्धारित समय से आ चुकी थी। मानसी अपने परिवार के साथ बैठ गई थी, पर बैठी भी कैसे? सास ससुर और विनोद एक जगह और मानसी अपने दोनों छोटे बच्चों के साथ अकेले बैठी। उसे पता था विनोद ऐसा ही करेगा,
क्योंकि उसे ना अपने बच्चों की फिक्र थी, ना ही मानसी की थी। बस मानसी को इसी बात का दुख हो रहा था कि काश विनोद भी मानसी के साथ ही बैठता, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। खैर, अब जब सफ़र के लिए निकल ही गई थी मानसी, तो झेलना ही था। पूरे एक दिन मानसी अकेले दोनों बच्चे को संभाली। बच्चे को क्या खाना है, क्या पीना है, कैसे सोना है, सब मानसी ही कर रही थी। एक बार भी तीनों में से किसी ने आकर देखने की जरूरत नहीं समझी, जबकि वे सभी उसी बॉगी में थे, पर सीट अलग थी। रास्ते भर मानसी को बच्चों ने काफ़ी तंग किया, तो सामने वाले सीट पर बैठे लोगों ने संभाला। वैसे भी मानसी किसी से कोई उम्मीद भी नहीं रखती थी, क्योंकि आज तक उसने ही अपने दोनों बच्चों को संभाला था। अगर गलती से भी मानसी विनोद को कहती कि जरा बच्चे को देख लो या उसकी मदद कर दो, तो वो साफ साफ इनकार कर देता था, ये कहकर कि बच्चे से पालना और उसकी परवरिश करना तुम्हारी जिम्मेदारी, मेरी नहीं। मगर कुछ गलती हो जाती थी मानसी से बच्चों की देखभाल में, तो सुना जरूर देता था कि ठीक से बच्चों को भी संभाल नहीं पाती। कहने का मतलब चिट भी मेरी और पट भी मेरी वाली कहावत। पता नहीं क्यों कुछ मर्द ऐसे क्यों होते हैं जो अपनी पत्नी को हर गलती का जिम्मेदार मानता है और हर अच्छी बात के लिए क्रेडिट खुद को देता है। पर अपने माता पिता के मामले में विनोद बिल्कुल क्लियर था, मतलब माँ बाप के मामले में कोई गलती नहीं। शायद ये उसकी परवरिश ही थी जिसे सिर्फ एक बेटे का फर्ज निभाना सिखाया था, क्योंकि खुद भी सास ससुर मानसी की एक भी मदद नहीं करते थे, यहाँ तक कि पोते को संभालने में भी। सासू माँ ने तो आज तक मानसी के बच्चों को देखभाल नहीं की। हाँ, कभी कभार मानसी के ससुर को मानसी पर दया आ जाता था। जब दोनों बच्चे उसे परेशान करते थे, तब वो कहते थे, लाओ बहू, मैं देख लेता हूँ बच्चों को, तुम अपना रसोई का काम देखो। पर न जाने क्यों ट्रेन में ससुर जी को क्या हुआ जो मुड़कर भी देखने नहीं आए बच्चों को। उन लोगों ने इतना भी नहीं सोचा कि बच्चे अभी छोटे हैं, परेशान कर रहे होंगे, जाकर थोड़ी देर के लिए बच्चों को अपने पास ले आए। खैर, सफ़र अपनी रफ्तार से आगे बढ़ रहा था कि तभी दूसरे दिन शाम को विनोद बड़ा 2 केला लेकर आया और दोनों बच्चे को ज़बरदस्ती खिलाने लगा। बड़ा बेटा तो खा लिया क्योंकि वो थोड़ा बड़ा था, पर छोटा बेटा जो अभी छोटा सा था और उससे सर्दी भी हो रखी थी, वो खाने में आनाकानी कर रहा था। पर विनोद फिर भी उसके मुंह में ज़बरदस्ती खिला रहा था। एक तो छोटा बेटा सर्दी जुकाम की वजह से काफ़ी परेशान था, ऊपर से विनोद का यूँ ज़बरदस्ती खिलाना देखकर मानसी को गुस्सा आ गया और उसने गुस्से में कहा, मत खिलाइए केला, सर्दी है उसे। ऐसे तो एक बार भी देखने तक नहीं आए, पूरा 1 दिन से ऊपर हो गया और अभी केला लेकर ज़बरदस्ती बच्चे के मुंह में ठूस रहे हैं। बीबी बच्चों ने खाया या नहीं खाया, किसी चीज़ की ज़रूरत है या नहीं है, ये समझ में नहीं आ रहा है, पर यह ज़बरदस्ती समझ में आ रहा है। इतना कहने के बाद भी विनोद अपनी जिद पर अड़े रहा और छोटे बेटे के मुंह में केला ज़बरदस्ती डाले जा रहा था, जिसकी वजह से छोटा बेटा रोए जा रहा था और बार बार आंसू भरे निगाहों से मानसी को देखे जा रहा था। उसका इस तरह देखना मानो मानसी के अंदर ममत्व को जगा देना था। फिर तो मानसी को बेटे की बेबसी देखी नहीं गई और उसने विनोद के हाथ से केला छीनकर खिड़की से बाहर फेंक दिया। मानसी का यूँ केला फेंकना मानो विनोद के मुंह पर एक जोरदार तमाचा लगना जैसा था, जिसे विनोद को बर्दाश्त नहीं हुआ और उसका पुरुषत्व अहंकार जाग गया। उसने न आव देखा न ताव देखा और जड़ दिया मानसी के गालों पर तो तमाचा। तमाचे की गूंज इतनी जोरदार थी कि सभी लोग मानसी की तरफ देखने लगे। इतना जोरदार तमाचा मारा था विनोद ने मानसी को कि उसके कान के बड़े सोने का बुंदा भी खुलकर कहीं गिर गया था, जिसका एहसास मालती को 4-5 घंटे बाद हुआ, जो किसी ने उठा लिया था। मानसी को तमाचा मारने के बाद विनोद शांति से बिना किसी आत्मग्लानि के अपने सीट पर जाकर बैठ गया, पर मानसी का सर शर्म से झुक गया था
वो चुपचाप अपना सिर खिड़की की तरफ कर लिया और रोने लगी। कोई गलती नहीं होने के बावजूद भी उसे अपने पति से तमाचा रूपी तोहफा मिला था, वो भी एक पब्लिक प्लेस में जहाँ कई लोग थे जो उसके भी व्यक्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया था। वो चाहती तो तुरंत इसका जवाब दे सकते थे, विनोद को भी बदले में एक जोरदार तमाचा जड़ सकती थी, पर वो रुक गई क्योंकि वो एक औरत थी और औरतों की शायद यही नियति लिखी गई है कि अपने पति से मारे पिटाई गाली गलौज सिर्फ सुनो और सहो, उसका जवाब मत दो। मानसी भी चाहती तो पलट कर जवाब दे सकती थी, पर उसका धर्म, उसके संस्कार और माता पिता के सिखाए ज्ञान ने इसकी इजाज़त नहीं दी। वो ये भी समझती थी कि यहाँ बात का बतंगर बनाने से कोई फ़ायदा नहीं। मजबूर थी क्योंकि वो एक पत्नी के साथ साथ एक माँ भी थी जिस पर 2 बच्चों की जिम्मेदारी थी। पता नहीं क्यों हम औरतों की यही तो सबसे बड़ी समस्या है कि हम पति को सर्वे सर्वा मान लेते हैं, चाहे वो बड़े समाज में आपको बेइज्जत क्यों न कर दे, लोगों की भीड़ में आप पर हाथ क्यों न उठा दे, फिर भी हम औरतें उफ तक नहीं करते। बस समाज, संस्कार और लोगों के डर से सब सहते चले जाते हैं और पतियों को गलतियां करने की छूट पे छूट दे जाते हैं। विनोद को भी बिल्कुल भी आत्मग्लानि नहीं हुआ कि वो सरेआम लोगों के सामने अपनी पत्नी पर हाथ उठा रहा है। पति तो पति, मानसी के सास ससुर भी एक बार भी देखने तक नहीं आए कि बहू ठीक है या नहीं, या फिर अपने बेटे को ही खरी खोटी सुना देती या डांट देते उसकी इस ओछी हरकत पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। उल्टा उसके चेहरे की खुशी से ये साफ जाहिर हो रहा था कि वो खुश थे कि उसका बेटा अपनी पत्नी को बड़ी चलती ट्रेन में सभी लोगों के सामने मारा। कहीं न कहीं ये सास ससुर की ही चाहत रहती कि यदि पत्नी बातों से ना सुने तो उसे मारना चाहिए। ऐसा कई बार वो अपने सास ससुर के मुंह से सुन चुकी थी, इसलिए दावे के साथ कह रही थी। खैर, काफ़ी देर रोने के बाद मालती चुप हो गई क्योंकि दोनों बच्चे उसी को पकड़ कर बैठे थे, इसलिए बच्चे का मुंह देखकर शांत हो गई, पर अंदर ही अंदर झुलस रही थी अपने आत्मसम्मान पर लगे चोट को पाकर। अब मझधार में थी कि करे तो क्या करे, क्योंकि उस वक्त वो वापस मुंबई नहीं जा सकती थी और सबके साथ जाने का उसका दिल नहीं हो रहा था। सुबह के 5 बजे ट्रेन कन्याकुमारी स्टेशन पहुंचने वाली थी और मानसी खुद से लड़ रही थी। उसे किसी भी हाल में विनोद और उसके माता पिता के साथ नहीं जाना था, इसलिए स्टेशन पहुंचते ही वो चुपचाप नीचे उतरी और वहीं प्लेटफॉर्म पर बच्चों के साथ बैठ गई। उसने मन बना लिया था कि वो वापस मुंबई जाएगी और उसके बाद अपने माता पिता के घर, ताकि वो विनोद को सबक सिखा सके। फिर 2 पल के लिए उसका मन ठहर सा गया, क्योंकि यूँ झगड़ कर वो बार बार अपने मायके की दहलीज पर नहीं बैठ सकती थी। उसे तो इसका सटीक उपाय ढूंढना था ताकि विनोद उसे ऐसे समाज में, भीड़ में उस पर हाथ न उठाए। बस यही सोचकर वो अडिग रही और वहीं प्लेटफॉर्म पर बैठी रही, बिल्कुल भाव शून्य होकर। उसे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था कि देखने वाले लोग उसके बारे में क्या सोच रहे हैं या क्या कर रहे हैं। वो तो बस अपने आत्मसम्मान पर लगे चोट पर मरहम लगाने की कोशिश कर रही थी। पर मानसी को यूँ बैठे देखकर विनोद को काफ़ी गुस्सा आ रहा था। वो गुस्से से बार बार मानसी को कह रहा था, चलो हमारे साथ और अपनी नौटंकी बंद करो। पर मानसी कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थी और वो बैठी रही। जब मानसी विनोद के साथ जाने को राजी नहीं हुई, तब विनोद दोनों बच्चों को खींचकर जबरदस्ती अपने साथ ले जाने लगा, ये कहकर कि तुम मरो यहीं पर बच्चे मेरे साथ जाएंगे। परंतु बच्चे तो बच्चे होते हैं, वो अपनी माँ को कैसे छोड़कर जा सकते थे। ठीक ऐसा ही किया मानसी के दोनों बेटों ने। वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगे और कहने लगे, मैं मम्मा के पास रहूँगा, मुझे नहीं जाना आपके साथ। ऐसा कहकर बड़ा बेटा अपने पिता का हाथ छुड़ाकर मानसी के पास आकर अपनी माँ के सीने से लिपट जाता है। बड़े को देखकर छोटा वाला भी रोते रोते
अपनी माँ की गोद में अपना सिर रखकर बिलखने लगता है। बच्चे को ऐसे अपने से दूर जाते देख विनोद को एक कष्ट सा महसूस हुआ, क्योंकि उसका खुद का खून उसके साथ नहीं जाना चाहता था। आज एक अहंकारी पुरुष पिता के मुंह पर जोरदार तमाचा जड़ा था भगवान ने। उसे लगता था कि आधिपत्य जमाकर वो कुछ भी हासिल कर सकता है, पर ये उसकी एक बहुत बड़ी भूल थी। खैर, मानसी परिस्थिति को समझते हुए और सास ससुर के काफ़ी मनाने के बाद वे उन लोगों के साथ गई, पर 4 दिनों तक कहीं भी साथ घूमने नहीं गई। पर इन 4 दिनों के दौरान विनोद को अपनी गलती का थोड़ा थोड़ा एहसास होने लगा, इसलिए वो मानसी के सामने माफ़ी मांगने लगा। काफ़ी बार माफ़ी मांगने के बाद मानसी मान तो गई, पर दिल से विनोद को कभी माफ़ नहीं कर पाई। उसके बाद उसने वादा किया कि वो कभी भी मानसी को मारेगा नहीं। प्रिय दोस्तों, पता नहीं क्यों भगवान औरतों को इतना सहनशील क्यों बनाया। मार पिटाई खाने के बाद भी वो अपनी परिस्थिति से समझौता क्यों कर लेती। ये किसी के भी समझ से बाहर है, या यूँ कहें तो औरतों का अपने पतियों पर निर्भर रहना ही इस सहनशीलता का वजह है। आज के दौर में औरतें आत्मनिर्भर है, इसलिए अपने आत्मसम्मान पर चोट नहीं लगने देती। पर हर औरत आत्मनिर्भर नहीं है, इसलिए पतियों का पुरुषत्व अहंकार आज भी जिंदा है। मैं ये नहीं कहती कि औरतें आत्मनिर्भर है तो कुछ भी कर लें, उन्हें भी अपनी मर्यादा का भान होना चाहिए। दूसरी बात, अगर लड़के शादी के बाद भी अपने बेटे होने का दायित्व अच्छे से निभा लेता है, तो फिर एक पत्नी के प्रति दायित्व को कैसे भूल जाता है। उसे समझना चाहिए कि एक लड़की अपना सब कुछ छोड़कर किसी अनजाने के संग अपना पूरा जीवन बिताने के लिए निकल चुकी है, तो उसे भी वो सम्मान साथ का हक होता है जो एक बेटा अपने माता पिता के लिए निभाता है। इसके साथ साथ मेरे मन में भी कई और सवाल हैं जिसके जवाब मैं आपके कमेंट के माध्यम से जानना चाहती हूँ। क्यों ऐसे अहंकारी घमंडी पति को माफ़ कर देती है एक पत्नी जिसका आत्मसम्मान तार तार कर दिया? क्या पति को अपनी पत्नी पर हाथ उठाना चाहिए? जो पति सरे बाजार में पत्नी का सम्मान नहीं कर सकता, क्या वो जीवन भर करेगा? ऐसी परिस्थिति में क्या करना चाहिए था मानसी को? क्या यहाँ मानसी की गलती थी? ऐसे ही हजारों सवाल हैं मेरे जहन में, जिसका जवाब आपके भीतर भी होगा। तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं।